सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार मित्रों, हार्दिक स्वागत अभिनंदन है आपका दिशा कंपटीशन क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत सर्वनाम के विषय में। सर्वनाम के बारे में ये कहा जाता है कि इसका जो शाब्दिक अर्थ बताया गया है वो है सबका नाम। सबका नाम का तात्पर्य हम ये लगाएंगे, अर्थात ये ऐसे वाचक शब्द होते हैं जिनका उपयोग हम समस्त व्याकरणिक पदों के परिप्रेक्ष्य में कर सकते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के प्रयोग के संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से जब हम व्याकरण का पाठन करते हैं तो उसमें सुंदरता व सरलता प्रदान करने के लिए सामान्य रूप से हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे सामान्य रूप से अगर कहा जाए कि आप गाय पर निबंध लिख रहे हैं तो गाय क्या है? गाय एक संज्ञा है। कल ही आपको बताया गया था ये जातिवाचक संज्ञा है। तो जब गाय की आप विशेषताएं बताएंगे तो बार बार यदि हर पंक्ति में गाय 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 हमारी कह सकते हैं कि माता है, गाय हमें दूध देती है, इस प्रकार से जो ये बार बार आप गाय लिखते हैं तो उच्चारण में क्या होता है, इसमें कुछ अशुद्धता आ जाती है या हमें अच्छा नहीं लगता है। तो इस अशुद्धता को दूर करने के लिए गाय के स्थान पर एक सर्वनाम का हम प्रयोग करते हैं। वो कौन सा सर्वनाम है? वो है वह सर्वनाम। या फिर जो हमारे वाक्य होते हैं, जब हम किसी का संबोधन करते हैं तो उस संबोधन को सरल बनाने के लिए या व्यक्तिवाचक संज्ञा का संबोधन करने के लिए हम बार बार सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। इससे हमारा जो वाक्य होता है बहुत ही सरल हो जाता है, उच्चारण में भी सरल हो जाता है और पाठन में भी अगर देखा जाए वो सरल हो जाता है। सर्वनाम के प्रयोग के माध्यम से हम सामान्यतः व्याकरण को सरलता से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इसके प्रकारों के विषय में। तो 6 प्रकार बताए गए हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये बहुत साधारण प्रश्न हिंदी में पूछ सकते हैं कि बताइए सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। देखिए भैया, जो प्रकार हैं ये आपको अवश्य पता होने चाहिए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, व्यय, कारक, काल, वचन, इस प्रकार से जितने भी व्याकरणिक पद हैं इनके प्रकार आपको अवश्य पता होने चाहिए। साधारणतः अगर देखा जाए तो सरल प्रश्नों में एक प्रकार वो अवश्य पूछ लेते हैं, तो ये आपके 100% प्लस वाले प्रश्न ही माने जाते हैं। अब हम देखेंगे इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम के विषय में। तो इसे हम साफ कर रहे हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के विषय में यह कहा जाता है कि सामान्यतः ये जो सर्वनाम होता है इसमें कह सकते हैं कि कर्ता की प्रधानता होती है। कर्ता का मतलब ये होता है कि वाक्य में जो मुख्य प्राण है उसकी इसमें प्रधानता होती है। और पुरुषवाचक जो सर्वनाम बताया गया है इसको कह सकते हैं कि 3 भागों में से बांट दिया गया है। सबसे पहला भैया इसमें आता है उत्तम पुरुष। जी ध्यान देंगे, उत्तम पुरुष। इसमें जो मुख्य कर्ता होता है उसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे कह सकते हैं इसमें मैं हो गया, मेरा हो गया, मुझको हो गया, इस प्रकार से शब्द आ जाते हैं। मुझे हो गया, इसके बाद हमें, हमारा, हमको आदि शब्द इसमें आ जाते हैं। तो ये स्पष्ट ये हो रहा है कि जो मुख्य वक्ता है उसके बारे में ये कह सकते हैं कि यहाँ पर बात बताने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे जो इसमें, ये तो पहला हो गया उत्तम पुरुष। नंबर 2 पे आता है इसमें मध्यम पुरुष। देखिए, जो मुख्य वक्ता होगा उसे उत्तम पुरुष कहा जाएगा और जो द्वितीय कह सकते हैं कि श्रोता होता है या जो सुनने वाला होता है उसे क्या कहा जाएगा? यहाँ पे उसे मध्यम पुरुष कहा जाएगा, उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए प्रमुख रूप से जो संबोधन किया जाएगा, जैसे इसमें कह सकते हैं कि तुम हो गया, तुम्हें हो गया, तुम्हारा हो गया, इस प्रकार से तुमको हो गया, ये सारे जो शब्द आते हैं ये मध्यम पुरुष के अंतर्गत आ जाते हैं। उसके बाद में देखेंगे हम नंबर 3 पे जो आता है वो आता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष का तात्पर्य हम यहां पर यह लगाते हैं कि उत्तम पुरुष के द्वारा मध्यम पुरुष से जो बात की जा रही है उसकी जो विषय वस्तु है उसे हम अन्य पुरुष से संबोधित कर सकते हैं। इसमें जैसे यह हो गया, ये हो गया, वे हो गया, उन्होंने हो गया, इनको हो गया, उनको हो गया, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वो अन्य पुरुष में आ जाते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा संदेह ये उत्पन्न हो जाता है कि जब अभी आप आगे पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम में तो उसमें एक वाचक शब्द आ जाता है यह। वाचक शब्द क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा। तो उस दशा में क्या होता है कि सामान्य रूप से हम यह को किस में ले जाएंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम में ही ले जाते हैं। देखिए, ये वाचक शब्द बताए गए हैं, वाचक शब्द बताए गए हैं, तो इनके माध्यम से क्या करते हैं? हम सर्वनाम की पहचान करते हैं। जैसे एक वाक्य लिखा हुआ है
कि राम ने कहा मुझे विद्यालय जाना चाहिए, तो जब ये दोनों वाक्य एक पास लिखे होंगे तभी आप कहेंगे कि मुझे विद्यालय जाना चाहिए कौन सा है, ये उत्तम पुरुष माना जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पे जो हमारा आता है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें सामान्यतः यह बताया जाता है कि जहां पर वाक्यों की प्रकृति निश्चितता प्रकट करती है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और सबसे प्रमुख रूप से इसमें क्या होता है कि यह, वह, ये और वे, तब ये क्या होते हैं, ये अपवाद मान लिए जाते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इनको यहां से हटा देंगे। ये रख तो इसमें भी दिए जाते हैं, परंतु असमंजस में हमें पहुंच जाते हैं कि आखिर हम किस में माने इसे। तो आपको करना क्या है कि निश्चयवाचक सर्वनाम में ही इन्हें गिन लेना है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि यह, वह, ये भी, ये सब क्या है, ये वाचक शब्द हैं। वाचक शब्द क्या प्रकट कर रहे हैं, ये वाक्य की निश्चितता प्रकट कर रहे हैं। ऐसे लिखा हुआ है कि यह घर राम का है, यह घर राम का है। तो अब आपको यह ध्यान रखना है कि यह घर किसका है, यह घर राम का है। यदि आप संबोधन कर रहे हैं तो राम के घर की ओर देख करके ही बताएंगे कि यह घर राम का है, ना कि श्याम का। तो देखिए ये निश्चितता प्रकट हो रही है। आगे देखेंगे, जैसे लिखा है कि ये बाग हमारे हैं, ये बाग हमारे हैं, यानी कि आपका जो बगीचा है उसकी ओर आप संकेत करके बता रहे हैं कि ये बाग हमारे हैं। तो यहां पर भी स्पष्ट हो रहा है कि आप दूसरे के बगीचे को अपना नहीं बताएंगे, जो आपका है वही बताएंगे। फिर जैसे कह सकते हैं कि आगे लिखा हुआ है वे हमारे रिश्तेदार हैं, इस प्रकार से वाक्य लिखा हुआ है, वे हमारे रिश्तेदार हैं। तो यहां पर भी निश्चितता प्रकट हो रही है, यानी कि आप अपने रिश्तेदार को ही अपना रिश्तेदार कहेंगे, किसी दूसरे को नहीं कहेंगे। तो जहां पर यह, वह, ये, वे आए, आप आसानी से समझ जाएंगे कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। देखिए किसी भी प्रकार के उदाहरण रखें, आसानी से आप इसे सही कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, ये भैया आप लोग साथ साथ लिखते चलें जी। अब हम आगे बढ़ेंगे, अगला जो हमारा सर्वनाम आया है वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम की अगर बात करें तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम के बिल्कुल विपरीत होगा। नंबर 3 पे है भैया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी विशेषता क्या है कि जहां पर मुख्य वक्ता के द्वारा कही गई बात में अनिश्चितता का बोध हो या निश्चय की बात ना प्रकट हो, वहां पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। और आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में जो पूछा जाता है वो हमेशा अनिश्चयवाचक ही पूछा जाता है। पुरुषवाचक हो गया या अन्य जो उसके प्रकार हैं वो नाम मात्र के पूछे जाते हैं। वर्तमान समय में जो वर्तमान समय पेपर हो रहे हैं अधीनस्थ के, उसमें सबसे ज्यादा अनिश्चयवाचक और निजवाचक सर्वनाम ही पूछा जाता है। इसका भैया जो वाचक शब्द है, जैसे कोई, कुछ, कोई न कोई, कुछ ना कुछ, ध्यान रखना है मित्रों। यहां पर जैसे लिखा है कोई और कुछ, तो जब हम अंग्रेजी में जाते हैं तो यह प्रश्नवाचक शब्द हो जाते हैं। परंतु हिंदी में क्या करना है, हमें प्रश्नवाचक सर्वनाम में इन्हें नहीं सम्मिलित करना है। किसमें रखेंगे, हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम में इसे सम्मिलित करते हैं। तो देखिए जो कोई या कुछ लिखा हुआ है, तो इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि अनिश्चितता का बोध है, अर्थात निश्चितता का परिचय नहीं दे रहे हैं। जैसे लिखा है दरवाजे पर कोई आया है, दरवाजे पर कोई आया है। अब यहां पर इस प्रकार का यदि कोई भी वाक्य आपसे पूछा जाता है तो वाक्य के मध्य में यदि कोई शब्द आ गया है तो आपको करना क्या है कि इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम लगा देना है, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि ये इसके बोधक ही हैं। अगर ये आ गए शब्द कोई या कुछ आ गया तो आप आसानी से कह सकते हैं कि ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उसके बाद जैसे लिखेंगे चाय में कुछ गिर गया है, चाय में कुछ गिर गया। जैसे लिखा हुआ कि चाय में कुछ गिर गया है, तो क्या निश्चय हुआ है क्या गिरा है, कुछ में पता नहीं क्या गिरा, हो सकता है कि टूटा हुआ बिस्किट गिर गया, हो सकता है कि मक्खी गिर गई हो। तो ये निश्चित नहीं हुआ है भैया। जहां पर निश्चित ना हो वहां पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ऐसे अगर तो उदाहरण देखेंगे, लिखा है कि कुछ ना कुछ बात अवश्य है,
जी, क्या लिखा हुआ है कि कुछ ना कुछ बात अवश्य है, तो बात अवश्य है, लेकिन क्या बात है वो पता नहीं। उसके बाद जैसे देखिए लिखा हुआ है कि आपने तो कुछ लिया ही नहीं। अब देखिए बहुत गड़बड़ होगा इसमें, आपने तो कुछ लिया ही नहीं। हाँ, दावत में भैया ये प्रश्न बहुत पूछते हैं, आपने तो कुछ लिया ही नहीं। तो ध्यान रखेंगे आपने ये किस में पहुंच गया है, ये हम पुरुषवाचक सर्वनाम में पहुंच गए हैं, मतलब तो इसमें आ क्या गया है, कुछ आ गया है। तो जहां पे कुछ आए आप आसानी से कह देंगे इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसका मतलब क्या है कि आपने तो कुछ लिया ही नहीं, इसका मतलब क्या है कि पता नहीं क्या लिया, पता नहीं क्या नहीं लिया। तो जब इस दशा की, इस प्रकार की स्थिति आएगी तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि इसमें अनिश्चयवाचक है, और इसमें आपको दिमाग ही नहीं लगाना है। जहां पर ये दोनों वाचक शब्द आपको मिल जाएं आप आसानी से समझ जाएंगे कि इसमें ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो हमारा प्रकार है भैया, ध्यान रखेंगे, ये लिख लेंगे आप लोग साथ साथ जी। उसके बाद में हम देखते हैं अगला जो सर्वनाम का प्रकार आया है वो है निजवाचक सर्वनाम। इससे प्रश्न अवश्य पूछ ले आते हैं। नंबर 4 पे हम लोग पहुंच गए हैं, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम के बारे में यह कहा जाता है कि जहां पर मुख्य वक्ता अपने बारे में बताने का प्रयास करे या स्वयं को केंद्र बिंदु माने, वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। और इसके जो वाचक शब्द बताए गए हैं, वाचक शब्द आप लोग अवश्य ध्यान रखेंगे कौन कौन से हैं। जैसे इसमें ध्यान देंगे, यदि अपने आप लिखा हो तो आप समझ जाएंगे कि इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है। यदि स्वयं लिखा हो तभी आप समझेंगे। यदि खुद ब खुद लिखा हो, खुद ब खुद लिखा हो तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि इसमें निजवाचक सर्वनाम है। जैसे कुछ उदाहरण देखेंगे, जैसे लिखा हुआ है यह कार्य मैं अपने आप कर लूंगा, मैं अपने आप कर लूंगा। अब यहां पर देखेंगे, हाँ, यह कार्य मैं अपने आप कर लूंगा। अब देखिए यह किस में आता है, निश्चय में आता है। मैं किस में आता है, पुरुषवाचक में आता है। परंतु जब ये अपने आप आया है भैया, इसकी प्रकृति यह प्रकट कर रही है कि पूरा वाक्य किसके बारे में बता रहा है, व्यक्ति के स्वयं के बारे में बता रहा है। तो जब इस प्रकार की दशा होगी तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि इसमें निजवाचक सर्वनाम। जैसे लिखा हुआ है कि मैं स्वयं योगी हूं, मैं स्वयं योगी हूं। अब ध्यान देंगे, ये जो मैं लिखा हुआ ये पुरुषवाचक में आ गया है, परंतु इसकी प्रकृति बता रही है, अपने बारे में बता रही है। तो जहां पर अपने आप की बात होगी वहां पे निजवाचक सर्वनाम होता है। उसके बाद जैसे लिखेंगे, अगला लिखा हुआ है कि वह खुद ब खुद रोने लगा। वह खुद ब खुद रोने लगा। तो जो ये वाक्य लिखा हुआ है इसकी भी प्रकृति हमें बता रही है कि वह व्यक्ति अपने आप रोने लगा। तो जहां पर इस प्रकार की दशाएं आएंगी वहां आप आसानी से समझ जाएंगे कि इसमें निजवाचक सर्वनाम है। इसे भी आप लोग नोट कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो सर्वनाम का प्रकार आया है वो बहुत ही आसान एवं बहुत ही सरल है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा गया है। बहुत आसानी से इसे पहचान सकते हैं, इसकी ज्यादा हम व्याख्या नहीं करेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम की। तो आपको ध्यान रखना है भैया, नंबर 5 पे कौन सा आया है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। हाँ, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसकी प्रकृति बहुत आसान है। जैसा कि क्या बताया गया कि वाक्य के प्रारंभ में या वाक्य के मध्य में कौन से शब्द आए, प्रश्नवाचक शब्द आ जाएं। जी, कौन से शब्द आए, प्रश्नवाचक शब्द आ जाएं। अर्थात कब, क्यों, कहां, कैसे, क्या, ये, कितना, ये शब्द आए। यदि वाक्य के प्रारंभ में आए या वाक्य के मध्य में आए तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यहां पर आपको एक और बिंदु अवश्य ध्यान रखना है, जैसे मैंने अभी बताया कि इसमें कोई या कुछ ये नहीं आएगा, बाकी सारे प्रश्नवाचक शब्द आ जाएंगे। ये नहीं आएंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और जो सबसे बड़ी इसकी विशेषता ये बताई गई है कि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगा होगा। वाक्य के अंत में जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगा होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है तो वो कौन सा होगा भैया, वो होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। बहुत ही साधारण सर्वनाम है। अब हम आगे बढ़ेंगे। जो हमारा अंतिम प्रकार बताया गया वो कौन सा है, वो है संबंध
वाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। ध्यान देंगे यहां पर संबंधवाचक सर्वनाम के विषय में। इससे भैया ये कहा जाता है कि जो संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं वो संयुक्त वाक्य होते हैं। इस अर्थात इसमें एक सरल वाक्य होगा या फिर एक मुख्य वाक्य हो सकता है या फिर दो या दो से अधिक सरल वाक्य हो सकते हैं। उनको एक अव्यय के माध्यम से जोड़ देते हैं, जिन्हें हम वाचक शब्द कहते हैं। तो वो किस में आ जाते हैं? वो संबंधवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं। इनका जो वाचक शब्द है वो कौन सा है? वो है जो सो। हाँ, जो सो क्या है? ये वाचक शब्द है इसका। जिस वाक्य में जो सो आ जाए आप आसानी से समझ जाएंगे कि ये संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। परंतु कई बार अधीनस्थ ने प्रश्न पूछे गए और उसमें जो सो उन्होंने नहीं लिखा था और उसमें संबंधवाचक सर्वनाम आ गया। तो आपको ध्यान रखना है कि जब छोटा सा एक सरल वाक्य का संबंध एक बड़े विस्तृत वाक्य या मिश्र वाक्य से जोड़ दिया जाए तो वो कौन सा होगा? वो संबंधवाचक होगा। या फिर जो संयुक्त वाक्य हो गए वो सब किस में आते हैं? वो संबंधवाचक में आ जाते हैं, क्योंकि उनमें कोई ना कोई संबंध अवश्य जुड़ा होता है। जैसे देखिए उदाहरण लिखा हुआ है कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। जो जैसा करेगा सो वैसा भरेगा। हाँ, ध्यान रखेंगे। तो इसमें तो जैसे जो सो आ गया है तो आप आसानी से समझ जाएंगे। अब यहां पर क्या हो रहा है कि पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर है, यानी कि दूसरे वाक्य की प्रकृति पहले वाक्य से ही शुरू होती है। जैसे इसमें कह सकते हैं कि जो आया है सो जाएगा, ध्रुव सत्य है, जैसी करनी वैसी भरनी। इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वो सब संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाते हैं। और एक और बिंदु आपको ध्यान रखना है कि सामान्य रूप से इसमें संयुक्त वाक्य आते हैं। जैसे देखेंगे ये संयुक्त वाक्य लिखा हुआ है, संयुक्त वाक्य आते हैं। और जो संयुक्त वाक्य हैं उनको हम किससे जोड़ते हैं? अव्यय से जोड़ते हैं। और अव्यय का ही एक रूप क्या होता है? वाचक शब्द होते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा सर्वनाम के विषय में। अगला जो टॉपिक होगा उसमें ये कह सकते हैं कि जो अन्य बिंदु इसके बचे हुए हैं उसके बारे में बताया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।